वेलकम बैक टू द बेसिक अकेडमी बच्चे। आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर पे पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं और नाइन्थ में जो एंड टाइम पे अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिसके आने के चांसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका 50 to 60% जो क्वेश्चंस होगा पेपर में वो इन्हीं क्वेश्चनों में से होगा जो हम आज के पेपर में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं डिटेल में आराम से, तो फिर आपको क्या होगा कि आपके पूरे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहला जो चैप्टर है सॉलिड लिक्विड और गैस वाला, उसके अंदर हम पहले क्वेश्चन आता है जो कुछ इसमें एनसीईआरटी के हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस तरह से मिक्स है। कहता है तो गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मॉल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीच यू द सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कहता है कि बच्चे जो गर्म खाना है उसकी स्मेल आपको दूर से आ जाती है, बट ठंडे खाने की स्मेल लेने के लिए आपको पास जाना पड़ता है। तो इसमें क्या साइंस है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो पहला है बच्चे देखो, हॉट जो फूड होता है ना, हॉट फूड के अंदर जो एटम्स होते हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी डिफ्यूज होते हैं, एवोपरेट होते हैं, डिफ्यूज। इट वेपर्स डिफ्यूज बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स। जो उसकी स्मेल होती है वो जल्दी से हवा में क्या हो जाती है, घुल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, और हवा के साथ साथ वो दूर तक पहुंच जाती है। तो क्या कहता है बच्चे, हॉट फूड एवोपरेट इजली, इट vapors diffuse between the air molecules and reach within a short time to a distant place, but in the case is different with the cold food. कोल्ड फूड में क्या नहीं होता है, एटम के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि वो गर्म नहीं है। हम सबको पता होगा कि बच्चे कोई भी मैटर मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो भी ऐसी एनर्जी जो आपकी बॉडी के मोशन से क्रिएट होती है। मोशन मतलब स्पीड से क्रिएट होती है, उससे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट है, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कहता है जो डाइवर होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो पानी के अंदर बहुत आसानी से तैर लेते हैं। तो मैटर की ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? बच्चे देखना, आप 3 मैटर आपने पढ़े हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में जो एटम के बीच का डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सॉलिड में एटम का डिस्टेंस, दो एटम के बीच का डिस्टेंस कम होता है, फोर्स ज्यादा होता है। लिक्विड के अंदर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, फोर्स कम होता है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम हो गया, फोर्स कम होने की वजह से डाइवर बहुत आसानी से क्या कर लेगा, डाइव कर लेगा। तो क्या कहता है, द फिनोमेना ऑफ द कटिंग द वाटर बाय द डाइवर शो दैट द मैटर हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब एटम। वो क्या कहता है बच्चे, एटम के बीच में क्या है, आपके डिस्टेंस है। एटम के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो एटम के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो। तो यहाँ एटम जो है वो क्या होता है, दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आप इसको इजिली क्या कर सकते हो, काट कर तैर सकता है डाइवर। अगला कहता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पहला, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। स्पेस बिटवीन देम का मतलब कि इनके बीच में जो क्या होता है बच्चे, स्पेस होता है। स्पेस का मतलब जगह होता है, डिस्टेंस होता है। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। अगला बच्चे, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर द कॉन्टिन्यूअस मूविंग। लगातार ये क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। सबके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और अगला बच्चे, स्मॉल इन साइज होता है। ये चलिए आपके क्वेश्चंस खत्म यहाँ पर। अगला देखिए,
कहते हैं कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है कि कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसको आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। रिजिडिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है, फिलिंग अ गैस कंटेनर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और डेंसिटी क्या होती है। पहला रिजिडिटी। बच्चे, रिजिडिटी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी किसी भी मैटर के अंदर जिसकी वजह से वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। रीगेन का मतलब होता है वापस पा लेता है, उसको क्या कहते हैं, रिजिडिटी। जैसे स्प्रिंग को आपने खींचा, खींचने के बाद जैसे ही आप छोड़ोगे वापस वो अपनी शेप में आ जाएगा, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो आपस में अपनी शेप को क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। तो द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप, रिटेन इट्स रिटेन इट्स शेप्स and size is known as rigidity. Solids are the rigid whereas the liquid and gas are not, because the liquid और gas के अंदर अगर आप फोर्स लगाओगे तो अगर शेप चेंज तो होता नहीं है, और शेप चेंज भी हो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है एटम्स को कितना कंप्रेस करके पास पास ला सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स क्या लिखता है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a substance can be compressed or volume can be decreased is called compressibility. highly compressible कौन होता है, गैस। इसीलिए देखना बच्चे, जो आपका जो गैस का कंटेनर है उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप उसमें गैस फिलअप कर सकते हो प्रेशर लगा के। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे एटम के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा और उसमें ज्यादा गैस भर सकते हो आप। क्लियर। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो करना, फ्लो। तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसकी होती है, गैस की, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम क्या होती है, सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता। फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को फिल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। क्या है, कंप्रेसिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता दिया कि एटम्स के अंदर वो एनर्जी जो उसकी मोशन से क्रिएट होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बच्चे, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्टेट ऑफ द मोशन। किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से जो उसके अंदर एटम के मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगला बच्चे, गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। क्या कहता है क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है कि जो गैस है अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो पूरे कंटेनर को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी फ्लूइडिटी बहुत होती है, एटम फ्रीली मूव करते हैं गैस स्टेट में। गैस स्टेट में क्या होता है, एटम बहुत फ्रीली मूव करते हैं। तो क्या कहते हैं, देयर इज अ लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। पार्टिकल्स ऑफ द गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है जिसकी वजह से वो फैलता बहुत ज्यादा है। Thus, a gas particles move freely in all direction and therefore gas completely fill the vessel in which it is kept. जिसके अंदर भी हम इसको रखते हैं वो completely उसे क्या कर लेता है, fill up कर लेता है। अगला, गैस exert pressure on the wall of the container. ऐसा क्यों होता है, रीजन बताओ कि जो गैस है वॉल ऑफ द कंटेनर पे क्या लगाता है, प्रेशर। अभी आपको बताया था कि क्या एटम्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब जब वो काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है तो क्या करेगा, टकराएगा वॉल से, कंटेनर की वॉल से। जब वो टकराएगा तो उसमें प्रेशर लगाएगा। आंसर देखिए, पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव रैंडमली, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड, बहुत तेजी से मूव करता है। एज रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल। जब वो मूव करेगा ऑल डायरेक्शन में तो एक एटम दूसरे एटम से टकराएगा भी और वॉल से भी टकराएगा with the force, and their force gas exert pressure on the wall of the container, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस है वो प्रेशर लगाता है किसके ऊपर, वॉल ऑफ द कंटेनर पे। अगला बच्चे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। देखो किसी भी टेम्परेचर को, दो तरह का टेम्परेचर का मेजरमेंट है, एक सेल्सियस और एक केल्विन। सेल्सियस निकालने के लिए आपको केल्विन में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 273, और केल्विन निकालने के लिए सेल्सियस में क्या प्लस करना पड़ेगा, 274।
तो 273 आपका यूनिट है। तो अगर आपको 300 केल्विन दिया है तो देखो 300 केल्विन देने में उसमें से कितना माइनस किया, 273। याद रखना केल्विन से सेल्सियस निकालने के लिए, केल्विन आपको क्वेश्चन में गिवन है और सेल्सियस आपको निकालना है, तो 273 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस करते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ 573 केल्विन, उसमें से 273 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको केल्विन निकालना है और सेल्सियस दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर दो, 273, तो क्या आ जाएगा 298 केल्विन। और 373 डिग्री सेल्सियस है, 273 646 केल्विन। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को करना है। अगला देखिए लेटेंट हीट क्या होता है। तो लेटेंट हीट बच्चे क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन भी आता है कि भाई जब भी ना वाटर वेपर से हमें ज्यादा बर्न होता है, सेवरल बर्न होता है बॉइलिंग वाटर की तुलना में, तो ऐसा क्यों होता है, ये भी इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आप किसी एक स्टेट ऑफ मैटर को जब आप हीट देते हो तो उस मेल्टिंग पॉइंट के बाद या बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगर आप कंटिन्यूअसली हीट दिए जा रहे हो तो उसका स्टेट तो चेंज हो जाता है बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और जो आपने एक्स्ट्रा हीट दी है उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। जैसे मान लो आपने पानी को उबाला, उबालते उबालते उबलना शुरू हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो गया, फिर भी कंटिन्यूअसली तुम उसको उबाले जा रहे हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर वेपर तो कन्वर्ट हो जाएगा बट उसका जो टेम्परेचर होगा थर्मामीटर से अगर आप मेजर करोगे तो 100 ही होगा। चाहे आप उसको 10 घंटे उबाल लो या 5 घंटे उबाल लो, उससे मैटर नहीं करता। जो आप हीट दे रहे हो वो हीट कहाँ जा रही है, छुपती चली जा रही है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। व्हेन द वाटर इज हीटेड अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड चेंज इनटू वेपर, बट we see that after continuous supply of heat, बहुत ज्यादा अगर हम इसको हीट देते हैं, does not rise the above the 10 डिग्री सेल्सियस while the boiling of the water, पानी को उबालने के बाद ज्यादा से ज्यादा हो 10 डिग्री सेल्सियस। Temperature after the 10 degree Celsius to the boiling water is used to change the water into the vapor. Temperature of the water does not rise. On the other hand, we see that when the heat is supplied to the ice, temperature does not rise above the 0 degree Celsius until all ice melt. And in this process, also the heat supplied to the ice cream after that 0 degree Celsius is used to change into the ice. तो इस पूरे प्रोसेस में जो है उसे क्या कहते हैं, जो हीट है वो क्या है, लेटेंट हीट है। बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए अगर उसका स्टेट बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो ये याद रखना लेटेंट हीट क्या होता है। अगला टॉपिक है बच्चे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज। तो किसी भी सॉलिड चीज को आप डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हो गैस में, वेपर में, है ना, और बिना लिक्विड में आए तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अगर मेल्ट करोगे तो लिक्विड आएगा, फिर लिक्विड से एवोपरेट होगा तब वो वेपर बनेगा। लेकिन कोई चीज डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है, मेरी बात को फिर से सुनना, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड में आए हुए तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अगला टॉपिक प्रोसेस ऑफ द एवोपरेशन। एवोपरेशन का मतलब होता है कोई भी लिक्विड बिना बॉयल हुए, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, वो कन्वर्ट हो जाए वाटर वेपर में तो उसे हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन। मैंने क्या कहा, लेकिन पानी को उबाल रहे हो, भाप बनेगा उबल के, तब तो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर बिना उबले अगर वो भाप बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन, राइट। तो देखिए एवोपरेशन का फैक्टर्स क्या है, 4 फैक्टर्स है इसमें। और वो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। देखो अगर किसी भी मैटर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा।
जितनी ज्यादा गर्मी कपड़ा उतनी जल्दी सूखता है, क्योंकि कपड़े के अंदर जो वाटर है वो भाप बन के जल्दी उड़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका एवोपरेशन का रेट फास्ट हो जाता है, इसीलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं और सर्दियों में नहीं सूखता जल्दी। प्रेशर, प्रेशर उतना मैटर नहीं है। सरफेस एरिया, एरिया एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो एवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। कपड़े को अगर आप निचोड़ के एज इट इज रख दोगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, बट फैला के रखोगे तो सूख जाएगा, क्योंकि फैलाने से एरिया बढ़ जाता है। इसी से क्वेश्चन और आता है बच्चे कि अगर कप में कोई चाय पी रहे हो तो वो थोड़ी देर तक गर्म रहता है, लेकिन अगर प्लेट या सॉसर में रखकर अगर आप उससे पीते हो तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि प्लेट का एरिया ज्यादा होता है और एरिया ज्यादा होने की वजह से भाप बन के वो जल्दी उड़ जाता है उसकी हीट। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से एवोपरेशन कम होता है बच्चे। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर। तो एयर के अंदर जितना आपके पानी की मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, आपको ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से एवोपरेशन कम हो जाता है। विंड की स्पीड, स्पीड बढ़ जाएगी विंड की तो एवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कोई। तो एवोपरेशन क्या है, समझ में आ गई मेरी बात। एवोपरेशन क्या है बच्चे, बिना कोई चीज बॉईल हुए जब भाप बन के उड़ जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन। और उसके चार फैक्टर हैं। अगला बच्चे, व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। कहता है कि गर्मी के दिनों में जो आपका कूलर होता है वो ज्यादा ठंडक देता है। जितनी ज्यादा गर्मी कूलर उतना ज्यादा ठंडा देगा। तो भाई कूलर ऐसा क्या करता है कि गर्मियों में ज्यादा ठंडा देता है। बारिश के मौसम में कूलर आप ठंडा नहीं करेगा ज्यादा, बारिश के मौसम में कूलर काम नहीं करता। लेकिन अगर वही बहुत ज्यादा गर्मी हो, मई जून की गर्मी हो, तो उसमें आपका कूलर काम करता है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एवोपरेशन उतना फास्ट होगा, और एवोपरेशन जितना ज्यादा फास्ट होगा आपको ठंडक उतना ज्यादा देगा, क्योंकि कूलर में बेसिकली पानी गिर रहा होता है साइड में और वही भाप बन के फिर आपको ठंडक देता है हवा की फॉर्म में। द रेट ऑफ द एवोपरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैंने बोला था भी आप, and decrease in humidity. The desert cooler function on the basis of the evaporation and as evaporation increase when the day is hot and dry, so the desert cooler function to better extent, मतलब आपको ज्यादा ठंडक देगा। अगला कहता है कि बच्चे हाउ डज द वाटर कैप्ट इन द अर्थन पोट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। कहता है कि बच्चे जो मटके में जब हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा कैसे हो जाता है। भाई कोई रेफ्रिजरेटर तो है नहीं, कोई मशीन तो है नहीं, बट वो ठंडा कैसे कर देता है। द सर्फेस ऑफ द अर्दन पोट हैज द टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे उसमें होल्स होते हैं, इतने बड़े नहीं होते कि पानी बाहर आ जाए, बट होल होते हैं। द वाटर स्टोर इन द अर्दन पोट एवोपरेट फास्टर through these pores. The water stored in the earthen pot evaporate faster these pores due to the increased exposed surface area. एरिया बढ़ने की वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, evaporate होता है। As the process of the evaporation cause cooling, जितना ज्यादा evaporation होगा आप ठंडक महसूस देगा और मटका आपका पानी ठंडा कर देगा। यही एक और एग्जांपल आपकी लाइफ में भी होता है। जैसे कि मान लो हम बाहर से बहुत पसीने में लथपथ होकर आते हैं और पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें बहुत ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पंखा क्या करता है, हमारे स्वेट को एवोपरेट करता है, और जितनी जल्दी एवोपरेट करेगा उतना ज्यादा आपको ठंडक महसूस होगी। दूसरा, लाइट चली गई हो घर में और पंखा बंद हो और काफी टाइम से गर्मी हो, पसीना आ रहा हो और अचानक से लाइट आ जाए तो देखना आपके शरीर में बहुत ज्यादा कूल फील होता है पंखा चलते ही। क्यों? क्योंकि जो आपका पसीना है वो क्या करेगा, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा और आपको ठंडक महसूस कराएगा। अगला बच्चे, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। कहता है कि बच्चे हमारी जो हाथ है, हथेली है, उसके अंदर अगर हम पेट्रोल, परफ्यूम और एसीटोन रखें तो आपको ज्यादा ठंडक महसूस कराएगा, क्योंकि बच्चे ये एवोपरेट फास्टली होता है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे एवोपरेट हो जाता है, परफ्यूम, पेट्रोल और एसीटोन। और ये तीनों ही क्या होगा बच्चे, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब जल्दी एवोपरेट होने वाला, एवोपरेट वेरी फास्ट। When exposed to the larger surface area during the process, they absorb the required latent heat. अगला बच्चे, why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup.
कप की तुलना में आप सॉसर से जल्दी चाय पी लेते हो, क्योंकि सॉसर का एरिया ज्यादा होता है। एरिया बढ़ने से का क्या होगा, रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाएगा, जल्दी वो ठंडा हो जाएगा और पी पाओगे। अगला बच्चे, नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद इन विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो फिनाइल की गोली होती है ना अपने घर में, और जो कबर्ड में, बेड में या अलमारी में रखते हो, दैट इज कॉल्ड नैप्थलीन बॉल। नैप्थलीन बॉल क्या होता है, उस वो डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसीलिए थोड़े समय बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, बिना अपना कोई भी रेसिडुअल छोड़े हुए। अगला कहता है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। वो भी बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, इसीलिए ये तो आप मिल जाएगा। ये देखिए बच्चे, कहता है व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरल बॉन्ड्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। आपको गर्म पानी से ज्यादा जलन होगी कि स्टीम, भाप से? तो स्टीम कॉज मोर सेवरल बॉन्ड्स, स्टीम से ज्यादा जलता है। इसीलिए कभी भी खाना बनाना चाहिए तो एकदम बिल्कुल मुंह उसके अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके फेस पे उससे नुकसान हो सकता है, जल सकता है। Then boiling point, the reason is that release the extra amount of the heat, latent heat, without it has already taken during vaporization. ठीक है, अगला बच्चे, अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। देखो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे फर्स्ट चैप्टर के, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के। इस क्वेश्चंस को आपको बहुत थॉरली पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अगला बच्चे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखिए इस चैप्टर में हम मिक्सचर की बात करेंगे। मिक्सचर का मतलब होता है बच्चे, दो एलिमेंट को, दो प्रोडक्ट को, किसी भी दो चीजों को आप जब मिलाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। देखो जब आप उसके रेशो को फिक्स रखते हो तो वो बन जाता है कंपाउंड, लेकिन अगर रेशो फिक्स नहीं है, मतलब क्वांटिटी फिक्स नहीं है, कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, तो वो बनता है मिक्सचर। मिक्सचर में बच्चे क्या होता है, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीजें होती है बच्चे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना। वो दोनों पूरी तरीके से नहीं मिलते, तो जब वो पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर द हेट्रोजीनियस एक्सेप्ट सॉल्यूशन और एलॉय। एलॉय नहीं होता बच्चे। एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन द फिक्स्ड रेशियो। जब दो या दो से अधिक तत्वों को जब आप मिलाते हो एक फिक्स रेशियो में तो एलॉय बन जाता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आपके आसपास में यूज होने वाला स्टील, क्या है, एलॉय। पीतल क्या है, एलॉय। कांस, ब्रॉन्ज मॉडल कहते हैं जिसे, वो सब क्या है, एलॉय। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इन द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये बच्चे गलत है, हेट्रोजीनियस में कॉन्स्टिट्यूएंटली नहीं प्रेजेंट होता। एंड द कंपोनेंट ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। हाँ, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। टिंडल इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। अब आता था बच्चे सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। एक होता है सॉल्यूट, जिसको मिलाते हो, प्लस सॉल्वेंट, जिसके अंदर मिलाते हो और मिलके बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, दो चीजों को मिला के बनता है। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। गैस और गैस को मिक्स करोगे तो गैस बनेगा, जैसे एयर और नेचुरल गैस। लिक्विड और लिक्विड को मिलाओगे तो लिक्विड बनेगा, जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। लिक्विड और सॉलिड को मिलाओगे तो लिक्विड बनेगा, सी वाटर, शुगर सॉल्यूशन। लिक्विड और गैस को मिलाओगे तो लिक्विड बनेगा, कार्बोनेटेड वाटर। लिक्विड और गैस, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप सोडा कहते हो, ये है कार्बोनेटेड वाटर या कोल्ड ड्रिंक। सॉलिड और सॉलिड को मिलाओगे तो सॉलिड बनेगा, जिसको हम मेटल एलॉय कहते हैं, ब्रास, पीतल, ब्रॉन्ज, कांस्य। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। ये याद रखना कि कौन किससे मिक्स होता है तो क्या बनता है। अगला आता है बच्चे सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सोल्यूट पूरी तरीके से सॉल्वेंट में नहीं मिलता। A suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। चारों तरफ फैला हुआ होगा। बच्चों की जो दवाई आती है वो सस्पेंशन आती है ज्यादातर, वैसे नहीं है, सोल्यूशन भी आती है बट ज्यादातर सस्पेंशन आती है। इसीलिए लिखा होता है कि बिफोर यूज वी शेक इट वेल, मतलब बहुत अच्छे से उसको मिलाए ताकि बच्चे वो जो उसके पार्टिकल्स वो चारों तरफ फैल जाए, और जब आप उसको लो दवाई को तो आपको पे दवाई का असर हो, पता चला कि सिर्फ सिरप पी रहे हो, क्योंकि उसके अंदर एक फ्लेवरिंग सिरप होता है, उसके अंदर दवाई भरी होती है ताकि बच्चा आसानी से उसे पी सके। तो सस्पेंशन क्या है बच्चे, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, 1 मार्क्स में आ सकता है। पहला, सस्पेंशन इज द हिट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, बहुत आसानी से उसको अपनी आंखों से देख सकते हो, दिखता है व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई देगा दवाई अगर आप देखोगे तो। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ये मतलब क्या करता है कि अगर पार्टिकल्स पे अगर लाइट थ्रो करोगे तो ये फैला देगा, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, अगर थोड़ी देर तक उसे आप शांत छोड़ दोगे तो सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, इसीलिए उसको पहले मिलाना पड़ता है दवाई पीने से पहले, नहीं तो क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो दवाई का वो नीचे बैठ जाएगा और जो चीनी वाला सिरप है, शुगर सिरप है, वो ऊपर रहेगा, फायदा कुछ होगा नहीं। अगला बच्चे कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या बच्चे, सस्पेंशन है, एज अ कोलाइडल सस्पेंशन इज अ मिक्सचर इन विच substances regularly suspended in the fluid and colloidal is the minutely small material। सस्पेंशन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है बट इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ये भी हिट्रोजीनियस होता है, ये बहुत स्मॉल होते हैं। तो टिंडल इफेक्ट कैन इंडिविजुअल सीन बाय द नेक्ड आई, है ना, आसानी से देख सकते हो। द कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है और ये सेटल डाउन नहीं होता, कोलाइडल सेटल डाउन नहीं होता है, ये याद रखना है आप। अगला बच्चे कुछ कोलाइडल के एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का है आपका टेबल। तो देखो लिक्विड और गैस जब मिलता है तो सब एरोसोल कहते हैं, ये याद रखना, पेपर में एक क्वेश्चन इससे आएगा। तो लिक्विड और गैस मिलता है तो क्या बनता है, एरोसोल, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। सॉलिड और गैस जब मिलता है तो एरोसोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल। गैस और लिक्विड मिलता है तो फॉग, शेविंग क्रीम। लिक्विड और लिक्विड मिलता है तो इमल्शन, इमल्शन, मिल्क और फेस क्रीम। सॉलिड और लिक्विड मिलता है तो सोल, मिल्क और मैग्नीशियम, दवाई होती है बच्चे एक तरीके की, है ना। गैस और सॉलिड, फॉर्म, फॉर्म, रबर, स्पॉन्ज। लिक्विड और सॉलिड मिलता है तो जेल, और सॉलिड सॉलिड मिलता है तो कलर्ड जेमस्टोन, जो लोग अपने हाथों में अंगूठी में पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड कलर्ड जेमस्टोन। एंड मिल्की ग्लास, जो ट्रांसपेरेंट होता है और आप आसानी, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जिसको आप हर पार नहीं देख सकते। अगला बच्चे मिक्सचर एंड कंपाउंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। एलिमेंट्स आर द फिजिकली मिक्स्ड इन एनी रेशियो, जब कोई भी रेशियो में मिल जाए तो वो मिक्सचर होता है और नया नहीं बनता, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये याद रखना है। एलिमेंट्स आर द केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जब न्यू कंपाउंड बनता है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। दे हैव नो शार्प और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ना तो इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना बॉइलिंग पॉइंट होती है, ना डेंसिटी होती है। दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। मिक्सचर्स exhibits the property of its constituent और component element। मिक्सचर किसकी प्रॉपर्टी को शो करता है, जिससे वो बना है उसी की प्रॉपर्टी वो शो करता है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट एलिमेंट्स। दे आर आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस एंड दे आर ऑलवेज होमोजीनियस, ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, आप इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, फिल्ट्रेशन और मैग्नेटिक प्रिपरेशन सेपरेशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तो इसको आप फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप अगला देखिए,
चैप्टर नंबर थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, क्या कहता है बच्चे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ masses of the isolated system remain constant over the time. This means mass is enclosed in a system and none is allowed in or out its quantity. कभी भी इसकी कोई क्वांटिटी को कम नहीं कर सकते, कभी हम बढ़ा नहीं सकते। तो जितना आपने रिएक्टेंट मिलाया, रिएक्टेंट का मतलब होता है जिस चीज से आप कोई चीज बना रहे हो, और जो प्रोडक्ट है उन दोनों के मास में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मान लो CO2 प्लस CO2 कह रहा हूं, कुछ और लिख लेते हैं एग्जांपल, H2 प्लस O2 गिव्स दैट H2O। तो जितना ये है वेट में, जितना ये वेट में है, सॉल्यूशन भी उतना का ही बन के आएगा। तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के रिएक्टेंट के मास का सम प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मान लो ये 2 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, तो ये होगा 34 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट है जिससे आप बना रहे हो कोई चीज, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये वाली लाइन आप अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड करना कि रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट गिव्स दैट प्रोडक्ट। अगला देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि बच्चे अगर हम किसी दो एलिमेंट को मिक्स करते हैं तो ये हमेशा एक फिक्स रेशियो में मिलता है। क्या मिलता है? फिक्स रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में। chemical compound always contains exactly the same proportion of the element by mass, तो that is called law of constant proportion। जैसे कि H2 plus O2, तो देखो हाइड्रोजन, और इसको ये बैलेंसिंग की हुई है, आप बाद में इसे पढ़ोगे कि ये किस तरह से बैलेंस हुआ है। तो H2 plus O2, तो इसका रेशियो 1:8 बनेगा। वाटर का कितना बनेगा? 1:8। कैसे? H2 plus O2 gives that H2O। तो हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 से इसको काट देंगे तो 1:8। तो आप पानी कहीं से भी ले ले, वाटर कहीं से भी ले ले, तो उसका जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का। अगला देखिए बच्चे, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मतलब डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी जहां पे उसने एटम्स के बारे में बताया। पहले क्या बताया? एलिमेंट्स आर मेड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एटम। ठीक है, इसको अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एटम्स आर मेड विद इंडिविजिबल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड विद इंडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड एटम। तो एलिमेंट किससे बना हुआ है? दुनिया में सारे मैटर और एलिमेंट किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज। सेम एलिमेंट का जो साइज होगा एटम का वो फिक्स होगा, मास फिक्स होगा, और बाकी अदर प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? फिक्स होंगी। क्या क्या बोला मैंने आपको? एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, आइडेंटिकल इन मास एंड आइडेंटिकल इन अदर प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी, अदर एलिमेंट अदर प्रॉपर्टी। गोल्ड और सिल्वर के एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी, गोल्ड की गोल्ड के साथ, किसी दूसरी जगह की गोल्ड के साथ की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, चौथा, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बात की बात गलत हुई, एटम्स के भी पार्ट्स मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एलिमेंट्स हमेशा किस रेशियो में होते हैं? होल नंबर रेशियो में फिक्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगला बच्चे, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? एटोमिसिटी। मोनो एटॉमिक में सिंगल एटम, क्या? सिंगल एटम, जैसे जिनोन, रेंडॉन, क्रिप्टॉन, नियोन, हीलियम, आर्गन। डायटोमिक में डबल एटम, इसमें कितने एटम होंगे? 2 एटम होंगे। N2 देखो 2 दिख रहा है, क्लोरीन, Cl2,
ट्राई एटॉमिक में 3 होंगे जैसे ओजोन, टेट्रा में 4 होंगे फोस्फोरस, पॉलीएटॉमिक में ज्यादा होंगे तो S8। तो ये याद रखना है आपको एग्जाम्पल, Cl2, N2, H2O2, दैट ऑल आर द डाई एटॉमिक। तो एटोमिसिटी क्लियर हो गई। अगला 18वां देखिए, आयंस कितने तरह का है? आयंस का मतलब होता है चार्ज। तो ये 2 तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन पे प्लस चार्ज और एनायन पे माइनस चार्ज, ये याद रखना। तो कैटायन इज आर द पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन इज नेगेटिव चार्ज। मोनोएटॉमिक आयंस सिंगल चार्ज जिसपे -1 या +1 हो, और पॉलीएटॉमिक में एक से ज्यादा जैसे कि 2, 3, 4 चार्ज हो। अगला, ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चे, फॉर्मूला लिखने का तरीका है आपको, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि कार्बोनेट, जैसे कि मान लो हाइड्रोक्साइड पे होता है OH- का चार्ज और कैल्शियम पे होता है +2, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला जो है इसके पे आएगा CaOH2। तो देखिए सोडियम का ऑक्सीजन से तो Na2, क्योंकि सोडियम पे +2 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे ये होगा बच्चे +1, ये -2। तो ये वाला इसके पैर पे आ जाएगा और ये वाला इसके पैर पे आ जाएगा, तो N2O। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में भी है। आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये आएगा बच्चे आपके पेपर में एक ना एक। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, ये आपको पेपर में देगा, और ये 2 नंबर है तो कितना हो गया 2। ऐसी दिया बच्चे CH4, ध्यान देना। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास, देखो बच्चे एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, प्रेजेंट इन द एटम। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन की संख्या है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ऐड कर दोगे तो एटॉमिक मास आ जाता है। और एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन कितना हो गया 12, हाइड्रोजन कितना 1 इंटू 4, तो 12 + 4 कितना आ गया 16U। अगला है बच्चे C2H6, सी का कितना है 12 इंटू 2, हाइड्रोजन 1 इंटू 6, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, और ये 6 तो ये कितना हो गया 30U। CH3OH, कार्बन कितना हो गया 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 3, ऑक्सीजन 16 और प्लस हाइड्रोजन 1। कार्बन कितना है बच्चे 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन का प्लस का 1, तो ये हो जाएगा बच्चे 12 + 3 + 16 + 1 15, 15 और एक 16 और 16 32। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो आप इसका एटॉमिक मास निकाल, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आगे करते हैं। चलिए आगे, अगला आता है बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बच्चे किसी भी एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके कुछ बेसिक समरी लिखी हुई है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है आपको,
इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो और इसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 माइनस में, किसमें माइनस में। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव, सेम जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है ये प्लस में, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -24। ये कुछ आपका डायग्राम दिखाया हुआ है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, कौन कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का याद रखना है आपको। अगला व्हाट इज कैनाल रे, फोर्थ चैप्टर है व्हाट इज कैनाल रे। कैनाल रे इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना, ये क्या होता है बच्चे पॉजिटिव, जिसको आप अल्फा रे के नाम से जानते हो, रदरफोर्ड ने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो आप पढ़ोगे। तो पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। तो थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम में क्या है, जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल दिया है कि एटम किस तरह से होगा अंदर में। तो उसने पूरे एटम को कंपेयर किया किससे, वाटरमेलन से, और क्या बताया कि जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर रेडिश पार्ट होता है वो उसका पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसमें सीड्स हैं जो लगी होती है ब्लैक कलर की वो क्या है नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसने क्या बताया, पहला एन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, लगा हुआ है। द क्वांटा, क्वांटा मतलब क्वांटिटी ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज इक्वल, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और दोनों आपस में कट के एटम कैसा बन जाता है न्यूट्रल। अगर माइनस का 4 है तो प्लस का 4 है, तो आपस में कैंसिल आउट होके क्या बन जाता है न्यूट्रल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल उसने डायग्राम से समझाया, डायग्राम जरूर बनाना पेपर में ताकि आपको मार्क्स मिल सके। अगला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसने क्या बनाया, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल पे अल्फा रे इंजेक्ट किया, क्या किया अल्फा रे। तो अल्फा रे मतलब पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं आपस में रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या किया रदरफोर्ड ने कि जैसे ही गोल्ड फॉइल में अल्फा रे को पास किया तो ज्यादातर अल्फा रे क्या चले गए सीधे, बिल्कुल बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना किसी तरह से चेंज हुए, सीधे सीधे निकल गए। कुछ अल्फा रे कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम एक 12,000 में से कोई एक अल्फा रे क्या हुआ सीधा बाउंस बैक हुआ। बाउंस बैक मतलब सीधा गया और फिर सीधा वापस ही आ गया, 12,000 में से कोई एक। तो इसने 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, और इस 3 ऑब्जर्वेशन पे उसने 3 कंक्लूजन निकाले। पहला, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी, खाली, ज्यादा पार्ट एटम का क्या है खाली है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन द एटम विच कंटेन नियरली द होल मास ऑफ द एटम, और जो उसका मास है सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, मास कहां पे कंसंट्रेटेड है सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और उस पर पॉजिटिव पार्ट है। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम। ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी है, वहां से वो डायग्राम जरूर बनाना पेपर में। तो 3 पार्ट उसने अब्सॉर्ब किया। पहला, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सेकंड, द सेंटर हैव द पॉजिटिव चार्ज, है ना, और होल वो बहुत छोटा सा पार्ट है, स्मॉल मास है सेंटर पे, है ना, और न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है। बट ड्रॉबैक क्या निकाला इसने, देखो इसने ये बताया कि एटम रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए लूज, क्योंकि कोई भी चीज अगर लगातार मोशन में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी लूज होगी, और लूज होते 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 धीरे धीरे टकरा, घूमते 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 वो कहाँ जाएगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस में टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता तो एटम ही नहीं होता, लेकिन ऐसा है एटम तो है। तो एटम है अगर, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो रेडिएट करके एनर्जी टकरा जाता है न्यूक्लियस में। तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। क्या करता है रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द
इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसको पूरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और एक्सप्लेन ना करने की वजह से ये उसका क्या बन गया? ड्रॉबैक। तो इसको ठीक करने के लिए नील्स बोर आए, और नील्स बोर ने क्या समझाया? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स ऑर्बिट। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो उसकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स है, एंड दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, एंड ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसमें जो एनर्जी है वो क्या है? फिक्स्ड है। और उन्होंने 4 नाम दिए, KLMN, KLMN, ये शेल दिए इन्होंने, और इसी को फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को K से, सेकंड को L से, थर्ड को M से, सो ऑन करके उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अगला, एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन की संख्या को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और नीचे वाले को एटॉमिक नंबर लिखते हैं, जिसे लिखते हैं एटॉमिक मास। जैसे सोडियम है और ये 11 और ये 23, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये इसका एटॉमिक मास है। तो इससे हम निकाल सकते हैं, देखो एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो प्रोटोन भी कितना होगा? 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11, क्योंकि प्रोटोन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना दिया आपको बच्चे? 23। तो प्रोटोन कितना है? 11। तो न्यूट्रॉन कितना निकल जाएगा बच्चे? 23 माइनस 11, 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया आपके पास 12। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन। उसके बाद प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं। तो इससे क्वेश्चन आएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की संख्या निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक आएगा आपको। अगला बच्चे आइसोटॉप्स। द आइसोटॉप्स आर द दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कार्बन बच्चे 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। आइसोटॉप्स एंड बच्चे देखो 12, 13, 14, 12, 13, 14 आर द एटॉमिक मास। मतलब एक कार्बन का बच्चे एटॉमिक नंबर 6 है, एक 12 है, दूसरे का भी 6 है, एटॉमिक नंबर मास 13 है, और तीसरे का भी 6 है बट मास 14 है। तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर तीनों के अलग अलग है। तो इसे क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स। क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स। तो याद रखना, इसमें न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन 6 होंगे, इसमें 7 होंगे, और इसमें 8 होंगे। ये याद रखना कि न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास अलग हो जाता है। अगला बच्चे, यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कार्बन डेटिंग। बच्चे कार्बन डेटिंग एक मेथड है, जिस मेथड का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं पुराने हिस्टोरिकल चीजों की लाइफ पता लगाने में। यूरेनियम का आइसोटॉप्स यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर जहाँ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट का आइसोटॉप यूज होता है कैंसर में, रेडिएशन के समय। और आयोडीन का यूज होता है गोइट्रा की ट्रीटमेंट में। गोइट्रा मतलब एक घेगा नाम की बीमारी, जो गले गले में स्वेलिंग आ जाती है। अगला बच्चे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? इसमें मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। द एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो देखो आर्गन का भी 40 है, कैल्शियम का भी 14 है, बट इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर आप इसको भी पढ़ के जाते हो तो एटलीस्ट आपके इतने मार्क्स तो आ जाएंगे कि आप अपनी 9th को आप आसानी से क्लियर कर पाओगे केमिस्ट्री का। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे बायो की, कि बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस हैं ऐसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जिसको आपको पढ़ना ही से एंड टाइम पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मदद मिल सकती है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।